हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 101 पर्सपेक्टिव्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, एग्जामिन द प्री वेबरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वेबर से पहले ब्यूरोक्रेसी का क्या कॉन्सेप्ट था और उसका कैसे उस होता था। क्वेश्चन 2, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस क्वेश्चन में हमें डिसीजन मेकिंग के अलग अलग मॉडल्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3, डिस्कस द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ चेस्टर बर्नार्ड मेमो। इस क्वेश्चन में हमें चेस्टर बर्नार्ड के इंपॉर्टेंट आइडियाज और उनका मैनेजमेंट में योगदान बताना है। क्वेश्चन 4, एनालाइज द नेचर ऑफ पॉलिसी साइंसेज अप्रोच। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि पॉलिसी साइंसेज अप्रोच पब्लिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। Question 5. The evolution of new public administration as a specialized field of study falls into a number of critical stages. Elaborate. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलप हुआ और कौन से इंपॉर्टेंट स्टेजेस रहे। Question 6. Examine the various approaches to public interest. इस क्वेश्चन में हमें पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन करने वाले अलग अलग अप्रोचेस को एक्सप्लेन करना है। Question 7. Describe the characteristics of good governance. इस क्वेश्चन में हमें गुड गवर्नेंस की मेन फीचर्स या क्वालिटीज को डिस्क्राइब करना है। Question 8. Discuss the factors responsible for the rise of postmodernism. इस क्वेश्चन में हमें उन रीजंस को बताना है जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉपुलर बनाया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 1. Examine the pre-Weberian bureaucratic narratives. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि मैक्स वेबर के थियरी आने से पहले ब्यूरोक्रेसी का क्या फॉर्म था। हमें बताना है कि पुरानी सिविलाइजेशंस और साम्राज्यों में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस का सिस्टम था। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैक्स वेबर के रैशनल ब्यूरोक्रेसी के मॉडल से पहले भी कई सिविलाइजेशंस में स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे। इन्हें हम प्री वेबरियन ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स कहते हैं। चाहे वो एंशंट इजिप्ट हो या चीन या फिर रोमन एम्पायर, इन सब जगहों पर कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस यूज होती थी। इन्हें समझने से पता चलता है कि मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। मेन बॉडी। 1. प्राचीन सभ्यताओं में ब्यूरोक्रेसी। इजिप्ट फेरोज के अंडर एक स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें स्क्राइब्स, टैक्स कलेक्टर्स और इरिगेशन सिस्टम मैनेज करने वाले ऑफिशियल्स होते थे। चाइना किन डायनेस्टी के टाइम से ऑफिशियल्स को मेरिट के बेस पर सिलेक्ट किया जाता था। कन्फ्यूशनिज्म भी इनके ब्यूरोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करता था। मेसोपोटामिया और इंडस वैली रिकॉर्ड कीपिंग और रेगुलेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं, दो इनके फुल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। ये सब बताते हैं कि थेराइजेशन ना होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स काफी एडवांस थे। 2. रोमन और ग्रीक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स। रोमन एम्पायर में गवर्नर्स, टैक्स कलेक्टर्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे जो पूरे एम्पायर का मैनेजमेंट करते थे। लॉज और सिटीजनशिप भी इनका इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ग्रीस एथेंस में इलेक्टेड ऑफिशियल्स और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म था। ये डेमोक्रेसी के साथ ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल है। यह सिस्टम्स वेबर के मॉडल जैसे दिखते हैं, बस उनमें स्टैंडर्ड रूल्स का अभाव था। 3. मध्यकालीन ब्यूरोक्रेसी। यूरोप फ्यूडल सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज्ड था। लॉर्ड्स अपने एरियाज को मैनेज करते थे। इस्लामिक वर्ल्ड अब्बासिड कैलिफेट में दीवान सिस्टम था। अलग डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस, जस्टिस, मिलिट्री etc. विज़ेर काफी पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर होता था। इंडिया मौर्यन एम्पायर में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा जिसमें डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है। फाइनेंस, स्पाइंग और जस्टिस डिपार्टमेंट्स का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये सब सिस्टम्स बताते हैं कि स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस काफी पहले से एग्जिस्ट करता था। 4. फीचर्स और लिमिटेशंस ऑफ प्री वेबरियन ब्यूरोक्रेसी। फीचर्स: हायरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूटीज का डिवीजन, लेखा जोखा और रेवेन्यू सिस्टम्स, सेंट्रल या लोकल पावर सेंटर्स। लिमिटेशंस:
मेरिट की जगह हेरेडिटी या लॉयल्टी इंपॉर्टेंट थी। स्टैंडर्ड रूल्स प्रोसीजर्स नहीं थे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का अभाव, रूलर्स के पर्सनल विल पर डिपेंडेंट सिस्टम। ये सब पॉइंट्स दिखाते हैं कि कैसे ये ब्यूरोक्रेसी प्रैक्टिकल तो थी पर रैशनल फ्रेमवर्क से दूर थी। कंक्लूजन, प्री वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी दिखाती है कि ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। एंशंट और मिडीवल समय में भी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स यूज होते थे, लेकिन वो फॉर्मल रूल्स और रैशनैलिटी से काफी डॉ थे। वेबर के मॉडल ने उन्हें एक थियोरेटिकल शेप दिया। इन नैरेटिव्स को समझना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Write a brief note on the models of decision making. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि डिसीजन मेकिंग के अलग अलग थियोरेटिकल मॉडल्स को एक्सप्लेन करें। हर मॉडल का शॉर्ट ओवरव्यू देना है, जैसे कि उसकी खास बातें, कैसे काम करता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका उस कैसे होता है। आंसर, इंट्रोडक्शन। डिसीजन मेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक फंक्शन है। इसका मतलब होता है कई ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना ताकि गोल अचीव किया जा सके। अलग अलग स्कॉलर्स ने डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए कई मॉडल्स डेवलप किए हैं। यह मॉडल्स ह्यूमन बिहेवियर, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं हर्बर्ट साइमन, चार्ल्स लिंडब्लोम, etc। मेन बॉडी। 1. रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये ट्रेडिशनल और आइडियल मॉडल है जिसमें मान के चलते हैं कि डिसीजन मेकर के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है और वो लॉजिकली बेस्ट डिसीजन लेता है। हर्बर्ट साइमन ने इस मॉडल को रिफाइन किया था। इसमें स्टेप्स होते हैं: प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ऑप्शंस बनाना, उनको एवेल्युएट करना और बेस्ट ऑप्शन चूज करना। एग्जाम्पल, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अगर वैक्सीनेशन प्लान बना रहा है और पूरे डाटा को एनालाइज करके सही तरीका चूज करता है। लिमिटेशंस। रियलिटी में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल होता है। टाइम और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। 2. बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। इस मॉडल को हर्बर्ट साइमन ने डेवलप किया। ये कहता है कि ह्यूमंस फुली रैशनल नहीं होते, उनकी नॉलेज लिमिटेड होती है, इसलिए वो सैटिस्फाइसिंग करते हैं। मतलब जो ठीक ठाक सोल्यूशन मिल जाए उसी से काम चला लेते हैं। एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो फ्लड रिलीफ के लिए एक ठीक ऑप्शन चूज करता है क्योंकि टाइम कम है। की फीचर्स, रियलिस्टिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग को दिखाता है। 3. इंक्रीमेंटल मॉडल। चार्ल्स लिंडब्लोम ने ये मॉडल दिया जिसे मॉडलिंग थ्रू भी कहते हैं। इसमें डिसीजंस छोटी छोटी चेंजेस के थ्रू लिए जाते हैं, बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए जाते। एग्जाम्पल, बजट एलोकेशन में हर साल थोड़ा बढ़ना या घटना। एडवांटेजेस, रिस्क कम होता है, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में इजीली काम करता है। 4. गार्बेजकिन मॉडल। कोएन, मार्च और ओल्सन ने ये मॉडल दिया। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो लूसली स्ट्रक्चर्ड है जहां डिसीजंस रैंडमली हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस और लोग रैंडमली मिल जाते हैं और एक डिसीजन हो जाता है। जैसे गार्बेजकिन में चीजें पड़ी होती हैं। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी में प्रपोजल अप्रूव हो जाना सिर्फ इसलिए क्योंकि मीटिंग में सही लोग मौजूद थे। की इनसाइट, रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग हमेशा लॉजिकल नहीं होती। 5. पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। इस मॉडल में स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होती है। एम्प्लॉइज, सिटीजन्स या दूसरे ग्रुप्स अपना इनपुट देते हैं। एग्जाम्पल, अर्बन प्लानिंग जब पब्लिक मीटिंग्स करके की जाती है। बेनिफिट्स, डिसीजंस में लेजिटिमेसी बढ़ती है, लोगों का ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ता है। कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग के अलग अलग मॉडल्स हमें ये समझाते हैं कि रियलिटी में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। रैशनल मॉडल आइडियल है, लेकिन बाउंडेड रैशनैलिटी और इंक्रीमेंटल मॉडल रियल लाइफ के लिमिट्स को दिखाते हैं। पार्टिसिपेटिव और गार्बेजकिन मॉडल हमें और डाइवर्स सिचुएशंस का एग्जाम्पल देते हैं। प्रैक्टिकली, एडमिनिस्ट्रेटर्स इन मॉडल्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Discuss the major contributions of Chester Bernard. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें चेस्टर बर्नार्ड के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के फील्ड में दिए गए इंपॉर्टेंट योगदान को डिटेल में समझाना है, स्पेशली उनकी बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव के आइडियाज।
जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन थियरी के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चेस्टर अर्विंग बर्नर्ड एक प्रमुख अमेरिकन मैनेजमेंट थिंकर था जिन्होंने 1938 में द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव लिखी, जो आज भी एक क्लासिक माना जाता है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन के नए आइडियाज दिए जो क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट के बीच का ब्रिज बन गए। बर्नर्ड का फोकस था कि कैसे लोगों के बीच कोऑपरेशन से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली चल सकता है। मेन बॉडी। 1. फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। बर्नार्ड ने ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फॉर्मल, जो प्लान्ड होता है, और इनफॉर्मल, जो नेचुरली डेवलप होता है। दोनों का इंपॉर्टेंस है। फॉर्मल स्ट्रक्चर से ऑर्डर और एफिशिएंसी आता है और इनफॉर्मल ग्रुप से ट्रस्ट और टीम स्पिरिट बनती है। एग्जाम्पल, ऑफिस का हायरार्की चार्ट फॉर्मल है, पर कलीग्स की दोस्ती इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। 2. एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस। बर्नार्ड के हिसाब से एक एग्जीक्यूटिव के 3 में काम होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना और चलाना, एम्प्लॉयज से उनका काम एफिशिएंटली लेना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। उन्होंने कोऑपरेशन और मोटिवेशन को एग्जीक्यूटिव का कोर रोल बताया, जिसमें सिर्फ कमांड देना है नहीं, बल्कि लोगों को सही डायरेक्शन देना भी जरूरी है। 3. अथॉरिटी थियरी। बर्नर्ड का एक मेजर आइडिया था एक्सेप्टेंस थियरी ऑफ अथॉरिटी। उनका कहना था कि अथॉरिटी तभी वैलिड होती है जब एम्प्लॉयर्स कमांड को एक्सेप्ट करे। अथॉरिटी तभी काम करेगी जब एम्प्लॉय मैसेज को समझे, वो इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मैच करे, वो एम्प्लॉय के पर्सनल वैल्यू से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, एम्प्लॉय उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके। यह अप्रोच एक डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल प्रमोट करता है। 4. कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग। बर्नर्ड कहता है कम्युनिकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है। हर लेवल पर कम्युनिकेशन क्लियर, फास्ट और ओपन होनी चाहिए, चाहे वो बॉस हो या जूनियर। डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में बर्नार्ड ने कहा कि एग्जीक्यूटिव का रोल सिर्फ ऑर्डर देना नहीं, बल्कि एम्प्लॉयज के पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को बैलेंस करना भी है। 5. जोन ऑफ इंडिफरेंस। उन्होंने एक और आइडिया दिया, जोन ऑफ इंडिफरेंस। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज कुछ इंस्ट्रक्शंस बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव्स फेयर और ट्रस्टवर्दी होते हैं तो यह जोन और बड़ा हो जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव होता है। कंक्लूजन। चेस्टर बर्नार्ड ने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट थिंकिंग को ह्यूमन एंगल से एनरिच किया। उनकी थियरीज ने बताया कि कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और कोऑपरेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आज भी उनके आइडियाज एचआर और लीडरशिप मॉडल्स में उस किए जाते हैं। उनका काम मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडेशन स्टोन जैसा है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 4. Analyze the nature of policy sciences approach. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि पॉलिसी साइंसेज अप्रोच क्या होती है, इसका यूज पब्लिक पॉलिसी में कैसे होता है और ये ट्रेडिशनल पॉलिसी मेकिंग से कैसे अलग है। हमें इसका स्ट्रक्चर, की थिंकर्स जैसे लासवेल के आइडियाज और इसका प्रैक्टिकल यूज भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिसी साइंसेज अप्रोच एक सिस्टमैटिक और इंटरडिसिप्लिनरी मेथड है जो पब्लिक पॉलिसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। इसका विकास हैरल्ड डी लिसवेल ने किया था ताकि पॉलिसी मेकिंग को साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक बनाया जा सके। यह अप्रोच अलग अलग डिसिप्लिन्स जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लॉ को जोड़कर काम करता है। इसका एम सिर्फ टेक्निकल सॉल्यूशंस नहीं, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना भी है। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ पॉलिसी साइंसेज अप्रोच। पॉलिसी साइंसेज टर्म को हैरल्ड डी लिसवेल ने 20th सेंचुरी के मध्य में डेवलप किया था। उनका मानना था कि पॉलिसी मेकिंग सिर्फ एलिट लोगों का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पार्टिसिपेटरी और नॉलेज बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए। लिसवेल ने 2 तरह के नॉलेज पर फोकस किया, पॉलिसी प्रोसेस का ज्ञान और पॉलिसी प्रोसेस में ज्ञान का इस्तेमाल। 2. की फीचर्स ऑफ पॉलिसी साइंसेज अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अलग अलग फील्ड्स का ज्ञान जोड़कर कॉम्प्लेक्स समस्याओं का सॉल्यूशन निकलता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल इश्यूज को टारगेट करता है। नॉर्मेटिव प्लस एम्पिरिकल। वैल्यू बेस्ड गोल्स और साइंटिफिक एनालिसिस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डिसीजन फोकस्ड। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्टेक होल्डर्स और रिजल्ट्स पे ध्यान देता है।
कंटेक्सचुअल एनालिसिस, पॉलिसी बनाते वक्त कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड का एनालिसिस जरूरी माना जाता है। 3. कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिसी साइंसेज अप्रोच। लिसवेल ने 7 एनालिटिकल टास्क्स बताए जो एक पॉलिसी साइंटिस्ट को फॉलो करने चाहिए। इंटेलिजेंस, डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। प्रमोशन, गोल्स और वैल्यूज को प्रमोट करना। प्रिस्क्रिप्शन, पॉलिसी ऑप्शंस डिजाइन करना। इन्विकेशन, पॉलिसी को ऑफिशियल बनाना। एप्लीकेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। अप्रेजल, रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन करना। टर्मिनेशन, जरूरत पड़ने पर पॉलिसी को चेंज या एंड करना। यह स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि पॉलिसी बनने से लेके उसके इम्पैक्ट तक सब कुछ सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट हो। 4. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स। अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज में मल्टीडिसिप्लिनरी इनपुट से बेहतर प्लानिंग होती है। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, साइंस, लॉ और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है। हेल्थ पॉलिसी, मेडिकल डाटा और पब्लिक फंडिंग को मिलाकर हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव होती है। पॉलिसी साइंसेस के थ्रू गवर्नमेंट इंक्लूसिव और इफेक्टिव डिसीजंस ले सकती है जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होते हैं। कंक्लूजन, पॉलिसी साइंसेज अप्रोच एक मेजर चेंज लाया पॉलिसी मेकिंग के फील्ड में। इससे पॉलिसी मेकिंग डेमोक्रेटिक, प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग बन गई है। यह अप्रोच वैल्यूज और साइंस दोनों को मिलाकर बेटर गवर्नेंस एंश्योर करता है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।